I welcome you all in the next video tutorial of Pharmacognosy and Phytochemistry 1, that is BP405T. So I hope you all are fine and doing well. So dear students, in this video tutorial we are going to start yet another topic of year number 1, Pharmacognosy and Phytochemistry 1, that is the quality control of the drugs of the natural origin. And in this topic, first of all, we will cover the adulteration of the drugs of the natural origin. So let's start the topic, adulteration. As you can see, the simple Hindi meaning of adulteration is मिलावट. So one should know about this adulteration. What do you mean adulteration? What are the different types of adulteration and what are the different methods to detect adulteration? So we will start the very interesting topic, that is adulteration, मिलावट. As you can see in the image, I have just typed the word adulteration in the Google images, and what I found, you can see yourself. Adulteration is everywhere. मिलावट हर जगह है. मिलावट हर जगह है का मतलब क्या है? फूड में अगर हम कंज्यूम करें, अडल्ट्रेशन हो रही है. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए लोग सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, दूसरों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं. हर जगह पे अडल्ट्रेशन हो रही है और वी आर particularly concerned with the organized and unorganized drug. So I request you, first सबसे पहले आप वीडियो देख लें, what are crude drugs, what are organized and unorganized drugs. उसके बाद ये चीजें आप देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो we will focus upon the unorganized or organized drug, that is the crude drug, the pharmacognosy. But as you can see, adulteration is everywhere. अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, वहां पे भी किसी ना किसी तरह के अडल्ट्रेशन इंजेक्शंस लगा देते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा देते हैं. सब फल सब्जियों को पकाने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, उनको जल्दी समय में ऑब्टेन करने के लिए हम डिफरेंट केमिकल्स का यूज करते हैं. जस्ट सी दिस इमेज. अगर मिल्क की बात हुई है तो आप सब लोगों को जनरल मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन के डिटेक्शन करने के पता होना चाहिए. जैसे मिल्क की, अगर सपोज करिए एक मिलावटी दूध अगर आप एक लंबे समय तक कंज्यूम करते रहेंगे, तो यू कैन इमेजिन द एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड टू दैट फूड. It might cause cancer. Why India is becoming a cancer country? Due to main reason adulteration, lack of knowledge. So let's start without wasting any time. ये बहुत बड़ा discussion का topic हो जाएगा, तो I don't want to waste your time actually. So let's just focus upon our subject, that is adulteration of the crude drug. So let's start. सबसे पहले adulteration का definition देखते हैं. What is adulteration? Adulteration is a habit of substituting ओरिजिनल क्रूड ड्रग. तो आई होप यू रिमेंबर अबाउट द क्रूड ड्रग्स. फटाफट से रिकॉल करिए. ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग. क्रूड ड्रग का मतलब क्या है? द ड्रग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर इन द रॉ फॉर्म. हम उसको ऐसा चूज करेंगे विदाउट अंडरगोइंग एनी फिजिकल और द केमिकल चेंज. तो ऑर्गेनाइज मतलब जो क्रूड ड्रग प्लांट के ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करेंगे और जिनका एक डेफिनेट सेल स्ट्रक्चर होगा. जैसे किसी भी प्लांट का फ्लावर, सीड, फ्रूट हम यूज करते हैं, एज वेल एज हम, क्योंकि क्रूड ड्रग्स में हम तो फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स हम एनिमल ओरिजिन से भी ऑब्टेन करते हैं, तो इसलिए यहां पे इंसेक्ट भी दिया है. तो ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होंगी, दे हैव पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर. और बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द ड्रग्स. मतलब कि सपोज अगर फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कैलेक्स, करोला, रिसेप्टेकल. ठीक है. उसी तरह से कुछ अंदर अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडीज करेंगे तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. तो ये सारे टर्म्स हम यूज करते हैं बॉटनी की और जूलॉजी की, किसके डिफाइन करने के लिए? ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स को. ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग किसी भी प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है. इट मे बी फ्लावर, फ्रूट, सीड, रूट, स्टेम एटसेट्रा. अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग की बात करें तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट बाय सम प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय द प्यूरिफिकेशन. जैसे हमने एग्जांपल इसमें किया था एलोवेरा का. एलोवेरा में अगर हम उसका जूस यूज कर रहे हैं तो दैट इज अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग. उसी तरह हमने एग्जांपल देखा था पपीते का, अगर हम लेटेक्स यूज कर रहे हैं, दैट इज द अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग. सो टेल मी व्हाट इज दिस? यस, अगर हम लेटेक्स यूज कर रहे हैं पपीते का तो दैट इज द अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग. सपोज करिए आप लोग धनिया यूज कर रहे हैं, कोरिएंडर यूज कर रहे हैं एज अ क्रूड ड्रग, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग की कैटेगरी में. चलिए वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं. तो अडल्ट्रेशन क्या है? इट इज अ हैबिट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल ड्रग. किससे? ओरिजिनल ड्रग को सब्स्टिट्यूट करना. किस ड्रग से? पार्शियली और कंप्लीटली विद अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस, बट द लेटर इज आइदर फ्री फ्रॉम और इंफीरियर इन द केमिकल और द थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज. तो किसी भी ओरिजिनल क्रूड ड्रग को अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट करे
उसी की तरह के सिमिलर सब्सटेंसेस से या किसी और सब्सटेंस से, तो उसे हम अडल्ट्रेशन बोल सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, इट इज अ हैबिट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शली करे या पूरा का पूरा कंप्लीट करे विद अदर लुकिंग सब्सटेंसेस। ओके, हम देखेंगे क्योंकि कई क्रूड ड्रग्स में, जैसे सपोज 2 प्लांट है, तो सपोज करिए धनिया है, तो धनिया की भी तरह कुछ एक प्लांट सिमिलर लुकिंग होते हैं। अगर किसी इंसान को प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो अब अडल्ट्रेशन जानबूझ के भी कर सकते हैं और अनजाने में भी हो सकते हैं। अडल्ट्रेशन में भी इंटेंशनल और में भी अनइंटेंशनल। अब ये अनइंटेंशनल क्या है, जानबूझ के अडल्ट्रेशन कोई कैसे करेगा? अगर किसी को पर्टिकुलर प्लांट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर 2 प्लांट देखने में सेम लग रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्लांट सेम के सेम। ओके, तो हो सकता है वो देखने में सेम हो लेकिन प्लांट अलग अलग हो। तो पूरा नॉलेज होना चाहिए हमें व्हाइल कलेक्टिंग क्रूड ड्रग। ओके, सो आइदर, अब ये बोल रहा है बट द लेटर इज आइदर फ्री फ्रॉम और इंफीरियर इन द केमिकल कंपोजिशन। अब हमने क्रूड ड्रग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी? जो भी क्रूड ड्रग का इफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से। तो क्रूड ड्रग्स में अगर अडल्ट्रेशन का कंसेप्ट है, अडल्ट्रेशन में अगर मान लीजिए कोई अडल्ट्रेशन कर रहा है, तो जो जिस चीज से अडल्ट्रेशन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? अडल्ट्रेंट। क्या बोलेंगे? अडल्ट्रेंट। जो सब्सटेंसेस अडल्ट्रेशन करते हैं, जिनकी वजह से अडल्ट्रेशन हो रही है, जिन सब्सटेंसेस को हम यूज करेंगे अडल्ट्रेशन करने में, हम यूज नहीं करेंगे, बेसिकली हम समझने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? अडल्ट्रेंट। चलिए फोटोग्राफ देखिए, समझते हैं इसको पहले धीरे से। पता, आपको समझना, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि लेक्चर लंबे जा रहे हैं या आप बहुत ही एक टॉपिक पे बहुत टाइम दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये आपका बेसिक्स है फार्माकोग्नोसी का। तो इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। चलिए एग्जांपल देखिए, ये क्या है? केसर। आप लोगों को सबको आइडिया होगा कि केसर और सैफरन जिसको हम बोलते हैं, इट इज वेरी वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा रेयर ड्रग में आता है। अगर इंडिया की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में हम इसकी कल्टीवेशन करते हैं और कल्टीवेशन करना भी काफी मुश्किल है। अब इस प्लांट को मार्केट में हमें बिकता है, बहुत कॉस्टली है। अब कितना कॉस्टली आप देख लीजिए, 15,447 रुपए का। सिर्फ 50 ग्राम है ये 15,000 रुपए का, तो कॉस्टली है। अब देखिए, ये कुछ प्लांट केसर की तरह देखने में लग रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द केसर, दिस इज द प्लांट Carthamus tinctorius। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं? बिकॉज दिस इज यूज्ड और दिस इज द अडल्ट्रेंट ऑफ द केसर। ये केसर का अडल्ट्रेंट है। लोग क्या करते हैं, मिलावटखोर लोग, जो पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए इस प्लांट को Carthamus tinctorius, जिसका कॉमन नेम है सैफ्लावर, इसको केसर की जगह मार्केट में बेच दे रहे हैं। अब केसर तो 15,000 रुपए का है, लेकिन ये बहुत ही सस्ता और चीप क्वालिटी का प्लांट है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली कुछ न कुछ देखने में ये सिमिलर है। अगर नहीं भी होगा तो मिलावट करने वाले ऐसे केमिकल्स यूज करेंगे, ऐसे मेथड यूज करेंगे कि उसको देखने के लिए सिमिलर बना देंगे, ताकि हमें उसको डिटेक्ट कर पाना, उसको पहचान पाना कठिन हो जाए। तो दिस इज द कॉमन एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया केसर का। तो उसमें क्या मिक्सिंग करते हैं? Carthamus tinctorius, जिसका कॉमन नाम है सैफ्लावर, इसको केसर की तरह मार्केट में बेच देते हैं। अब होगा क्या? जो अडल्ट्रेंट होंगे बेसिकली वो घटिया क्वालिटी के होंगे और उनके अंदर केमिकल कंपाउंड्स जो जेन्युइन ड्रग, जो ओरिजिनल ड्रग में होने चाहिए, वो एब्सेंट होंगे। हो सकता है प्रेजेंट भी हो, तो उस क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होंगे, बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट्स में फार्माकोग्नोसी में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके, तो फिर से इसको डेफिनेशन को समझ लिए कि अडल्ट्रेशन इज अ हैबिट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शियली और कंप्लीटली with a similar looking substances, but the latter, जो बाद वाले होंगे, is either free from or inferior quality। free from किसमें होंगे? in the chemical or the therapeutic properties। जो बाद वाले ड्रग्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया Carthamus tinctorius का, तो इसमें किसी भी तरह का केमिकल कंपोजिशन नहीं होगा, मतलब थेरापेटिक एक्शन हमें ड्रग का नहीं मिलेगा। तो ये है आपका अडल्ट्रेशन की डेफिनेशन। आपको ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, द डेफिनेशन ऑफ द अडल्ट्रेशन। नाउ देयर आर डिफरेंट कंडीशंस, कुछ टर्म्स यूज करते हैं अडल्ट्रेशन में, जैसे कि आप देख रहे हैं, डिटेरियोरेशन, एडमिक्सचर, सोफिस्टिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंफीरियरिटी एंड स्पॉइलेज। व्हाट इज द डिटेरियोरेशन? इट इज द इंपेयरमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द ड्रग। डिटेरियोरेशन मतलब खराब हो जाना, क्वालिटी किसकी? ड्रग की। व्हाट इज एडमिक्सचर? इट इज द एडिशन ऑफ द वन आर्टिकल टू द अदर। एक चीज में दूसरी चीज मिक्स हो गई, मतलब एडमिक्सचर बना दिया।
सोफिस्टिकेशन, इट इज ए इंटेंशनल और डेलिब्रेट टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। हमने डिस्कस किया अडल्ट्रेशन जानबूझ के भी करते हैं लोग मैक्सिमम, और अनइंटेंशनल भी हो सकती है। ठीक है, किसी को पता नहीं है, अगर लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज अडल्ट्रेशन हो सकती है। अगर किसी को पता ही नहीं है कि केसर और कारथामस टिंक्टोरियस में, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि कौन सा केसर है प्लांट, वो कारथामस को बेच देगा मार्केट में केसर के नाम से, अनइंटेंशनल। ओके, सब्स्टिट्यूशन अकर्स व्हेन सम टोटली डिफरेंट सब्सटेंसेस एडेड, किसी की जगह कोई और ही चीज बेच दी। एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल केसर का ही है, किसी केसर की जगह आपने सॉफ्लावर बेच दिया, कारथामस टिंक्टोरियस प्लांट बेच दिया, दैट इज दी सब्स्टिट्यूशन। इंफीरियरिटी, उसी की सब स्टैंडर्ड वैरायटी आपने बेच दी। ओके, स्पॉइलेज, डिटेरियोरेशन ड्यू टू अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ड्रग आपकी खराब होगी, स्पॉइलेज होगी, तो आपने वो सड़ा हुआ सामान, खराब सामान, स्पॉइलेज सामान आपने मार्केट में बेच दिया, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द अडल्ट्रेशन। और अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारे पास इतने रूल्स नहीं है, इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन, रूल्स तो है, स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं है कि हम इन चीज पे चेक लगा सके, इन चीज की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे, आप लोग बताइएगा जब आप लोग क्लासेस में आएंगे, तो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस, एक पूरा डिबेट कंपटीशन रखेंगे क्लास में इसके बारे में, जरूर मेरे को याद दिलाना जब भी आप लोग आएंगे। सो आप, आई होप दिस इज क्लियर, डिटेरियोरेशन, एडमिक्सचर, सोफिस्टिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंफीरियरिटी एंड स्पॉइलेज। अब देखते हैं टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन के, अडल्ट्रेंट के क्या टाइप है, अडल्ट्रेंट्स, जिसकी वजह से हम अडल्ट्रेशन, जो सब्सटेंसेस हम अडल्ट्रेशन में ऐड करेंगे। तो जनरली द ड्रग्स आर अडल्ट्रेटेड बाय सब्स्टिट्यूशन विद सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटीज, इंफीरियर ड्रग और आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। तो एग्जांपल्स दे रखे हैं, सबसे कॉमन अडल्ट्रेंट के एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन विद सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटीज। किसी भी प्लांट की अगर कोई सब स्टैंडर्ड, मतलब उससे कम स्टैंडर्ड वाली वैरायटीज मार्केट में है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अडल्ट्रेशन। एग्जांपल देखते हैं इसमें। अब देयर इज अ प्लांट नक्स वोमिका, तो अगर आपको याद हो तो ये किस चीज का सीड है, ये हमने किए भी थे, नक्स वोमिका प्लांट। तो ये क्या है, नक्स वोमिका के सीड्स। तो इस नक्स वोमिका का बोटेनिकल नेम क्या है, स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका। क्या नाम है, स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका। तो इसके जगह पर, इसके स्थान पर अगर स्ट्रिक्नस नक्स ब्लेंडा या स्ट्रिक्नस पोटाटोरम हम यूज कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो बिकम द अडल्ट्रेट। मतलब जो स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका है प्लांट, वो ओरिजिनल प्लांट है जिसके अंदर मेन केमिकल कॉम्पोजिशन पूरे के पूरे अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन इसी से इसके मिलते जुलते प्लांट्स हैं, स्ट्रिक्नस सेम जीनस के, स्ट्रिक्नस का मतलब क्या है, जीनस, नक्स वोमिका इज द स्पीशीज, इसी जीनस के और प्लांट है, दैट इज स्ट्रिक्नस नक्स ब्लेंडा और स्ट्रिक्नस पोटाटोरम। अगर वो यूज कर रहे हो आप, दैट मींस यू आर यूजिंग द अडल्ट्रेंट्स। वो क्या हो जाएंगे, अडल्ट्रेंट्स, क्योंकि स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, जिस तो थेरापेटिक इफेक्ट स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका का है, वो इन दो प्लांट्स का नहीं हो सकता। तो ये सब्स्टिट्यूशन विद सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटीज का मतलब क्या है, द अडल्ट्रेंट्स हियर मे रिजेंबल द ओरिजिनल ड्रग, स्ट्रिक्नस नक्स ब्लेंडा रिजेंबल करता है स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका से इन द मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल और द थेरापेटिक कैरेक्टर्स, but are substandard in nature and hence cheaper in the cost. So this is the common example of the substandard varieties. एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं कैप्सिकम का, कैप्सिकम एनम इन प्लेस ऑफ कैप्सिकम मिनिमम। तो कैप्सिकम एनम की जगह अगर आप कैप्सिकम मिनिमम यूज कर रहे हैं, तो वो अडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आएगी। किस कैटेगरी में, सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटीज की कैटेगरी में। तो ये है आपका प्लांट कैप्सिकम मिनिमम। ओके, आई होप आप सबने देखी है कैप्सिकम, तो कैप्सिकम मिनिमम है। अब देखने में ये प्लांट भी सेम ही लग रहा है, लेकिन दिस इज कैप्सिकम एनम। ये जो प्लांट है, दिस इज कैप्सिकम एनम। तो पिछली बार वाला था वो क्या था, कैप्सिकम ओके मिनिमम। हियर यू कैन सी कैप्सिकम मिनिमम। तो कैप्सिकम एनम इन प्लेस ऑफ कैप्सिकम मिनिमम इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द अडल्ट्रेशन। किस टाइप की, सब स्टैंडर्ड वैरायटीज। प्लांट देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन वो सब स्टैंडर्ड वैरायटीज के हैं। अब आप बोले हाँ, अगर हम उसकी जगह वो प्लांट यूज कर रहे हैं तो होगा क्या, होगा कुछ नहीं। बेसिकली उस प्लांट के अंदर भी केमिकल कंपाउंड्स होंगे, लेकिन उस अमाउंट में नहीं होंगे जो उस ओरिजिनल ड्रग में होंगे, और वो थेरापेटिक एक्शन नहीं मिलेगा जो उस ओरिजिनल ड्रग का होगा। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं।
इंडियन सेना इज सब्स्टिट्यूटेड विथ अरेबियन और डोग सेना। आप लोग एक प्लांट पढ़ेंगे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में, केशिया अंगुस्टिफोलिया। ओके, तो दिस इज द इंडियन सेना प्लांट कॉमनली यूज एज अ परगेटिव। इसके हम कॉमनली यूज करते हैं परगेटिव। पेट सफा तो आपने सुना होगा, ये किस लिए यूज करते हैं? कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट, एज अ परगेटिव। तो इसके अंदर क्या है? यस, सेना प्लांट, केशिया अंगुस्टिफोलिया इस प्लांट में हम ऐड करते हैं। मतलब केशिया अंगुस्टिफोलिया का इफेक्ट क्या है, सेना का एक्शन क्या है? लैक्सेटिव। तो पेट सफा के अंदर हम यूज करते हैं सेना। तो इंडियन सेना को भी अगर सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, अरेबियन और डोग सेना, ये अलग अलग वैरायटीज है, इनका बोटेनिकल नेम भी अलग है, तो उसको भी हम किस कैटेगरी में डालेंगे? अडल्ट्रेशन की। मतलब ये भी अडल्ट्रेंट बन जाएंगे। अडल्ट्रेंट कौन से बन जाएंगे? डोग सेना और अरेबियन सेना अडल्ट्रेंट बनेंगे किसके? इंडियन सेना के। ओके, तो वेरी कॉमन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल, मेडिसिनल जिंजर इज सब्स्टिट्यूटेड विद वैरायटीज ऑफ द अफ्रीकन जिंजर और द कोचिन जिंजर। तो अगर जिंजर को सब्स्टिट्यूट करें अफ्रीकन जिंजर जो कि घटिया क्वालिटी का है और जापानीज और कोचिन जिंजर से, तो दैट आल्सो बिकम द अडल्ट्रेंट्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन विद सबस्टैंडर्ड वैरायटीज। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप, सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग। मतलब बाहर बाहर से देखने में सिमिलर लगेंगे, लेकिन ड्रग्स कैसी होंगी? अडल्ट्रेंट कैसे होंगे? घटिया क्वालिटी के, इंफीरियर। सो दीज इंफीरियर ड्रग्स यूज्ड may not be having any chemical or the therapeutic value as that of the original drug due to their morphological resemblance of the to the authentic drug। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा, तो ये वाले ड्रग्स भी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ही होंगी। दे आर मार्केटेड एज अडल्ट्रेंट। कॉमन एग्जांपल दे रखा है, सैफरन इज कंबाइंड विद द ड्राइड फ्लावर्स ऑफ द कारथामस टिंक्टोरियस। हमने कर लिया है ये। तो सैफरन की जगह पे अगर कारथामस टिंक्टोरियस को बेच रहा है, दैट इज इंक्लूड अंडर द अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेंट टाइप, दिस टाइप सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग, घटिया क्वालिटी की ड्रग्स होंगी। दूसरा एग्जांपल है, बीज वैक्स इज सब्स्टिट्यूटेड विद द जापान वैक्स। तो बहुत कॉमन एग्जांपल है ये, जापान वैक्स एक घटिया क्वालिटी का, इंफीरियर क्वालिटी का वैक्स है। और बीज वैक्स आप लोगों को पूरा आइडिया है क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। नेचुरल ओरिजिन की ड्रग है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आएगी, किससे ऑब्टेन करेंगे? यस, फ्रॉम द बी। बी का नाम क्या है? इस मधुमक्खी का नाम क्या होगा? एपिस मेलिफेरा, एपिडे फैमिली। तो ये भी एग्जांपल आ गया अडल्ट्रेंट का। कौन सा? जापान वैक्स किसके स्थान पर? इस बीज वैक्स के स्थान पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड टाइप, सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। अरे ये क्या मतलब? वो तो लैब में ही आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस बना के बेच रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल ऑल्सो। एग्जांपल्स देखते हैं डायरेक्ट इसमें। कंप्रेस्ड चिकोरी इन प्लेस ऑफ कॉफी, कॉफी की जगह पे चिकोरी बिकती है। तो एक प्लांट है जिसका नाम है चिकोरिकम इंटिबस। तो ये बिल्कुल अलग प्लांट है। इस प्लांट के जो रूट है, चिकोरी रूट, इसको अडल्ट्रेंट हम बोलेंगे किसकी स्थान पर? अगर इस रूट को यूज कर देंगे कॉफी की जगह। और कॉफी आपको पता है, कॉफी तो हमें बीन्स हैं, कॉफी तो हमें ये बीन पार्ट है, बीन्स जिसको हम बोलते हैं कॉफी बीन्स। ये अलग प्लांट है जिसका नाम है कॉफिया अरेबिका। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर चिकोरी को हम बेच देंगे, चिकोरी को हम सोल्ड कर देंगे कॉफी के नाम से, तो चिकोरी क्या बन जाएगी यहां पे? अडल्ट्रेंट। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर। सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस लाइक चिकोरी इन प्लेस ऑफ कॉफी। दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं, येलो कलर्ड पैराफिन वैक्स फॉर बीज वैक्स। बीज वैक्स के स्थान पर एक और मार्केट में चीज बिकती है जिसको हम अडल्ट्रेंट बोलेंगे। उस अडल्ट्रेंट का नाम है येलो कलर्ड पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स येलो कलर्ड, तो ये अगर बिक जाए येलो कलर्ड पैराफिन की वैक्स, ये अडल्ट्रेंट है किसका? बीज वैक्स की जगह। तो दिस इज इसको हम आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड करते हैं लैब में और इसको हम बेच देते हैं। तो चिकोरी में भी कैसा? वैसे चिकोरी नेचुरल प्लांट है, लेकिन अगर कंप्रेस चिकोरी की अगर बात हो रही है, तो अगर वो बेचना शुरू हो जाएगा कॉफी की जगह, तो कंप्रेस चिकोरी बिकम दी अडल्ट्रेंट ऑफ कॉफी। तो आई होप सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस भी आपको समझ आ गया होगा। So next example of adulteration is substitution with exhausted drug। अब इसमें क्या होगा? ड्रग एग्जॉस्ट करनी। ऐसा ज्यादातर हम वोलेटाइल ऑयल्स के केस में करते हैं। जैसे कि मार्केट में आपको सौंफ मिलती है, लौंग मिलता है, दैट इज दी वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स। अगर उसमें से ऑयल पार्ट पहले से ही एक्सट्रैक्ट आउट, पहले से ही निकाल लिया जाए और फिर इस एग्जॉस्टेड क्लव को
क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट हो चुका है ऑयल, इसे निकाल लिया गया है। तो इस एग्जॉस्टेड क्लव को अगर मार्केट में बेच दिया जाए, इस एग्जॉस्टेड लॉन्ग को मार्केट में बेच दिया जाए, तो दैट इज अगेन अडल्ट्रेशन। प्रोडक्ट वही है, लेकिन उससे हमने ऑयल आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया और उसको फिर से मार्केट में बेच दिया। तो दैट इज द कॉमन एग्जांपल जो हमारा मसालों के साथ होता है। सौंफ, इलायची के साथ ज्यादातर जो छोटी इलायची हमारा लेसर कार्डामम है, वो हमें अडल्ट्रेटेड मिलती है मार्केट में। उसमें से पहले ही ऑयल निकाल लेते हैं, और जो कि पहले निकाल के मार्केट में सोल्ड कर देते हैं, बिक जाता है। बहुत ही कॉस्टली होते हैं हमेशा वॉलेटाइल ऑयल। तो यहाँ पे वॉलेटाइल ऑयल की बात हो रही है, इसको अपने सरसों के तेल से मिक्स नहीं करना। सरसों का तेल का एग्जांपल है फिक्स्ड ऑयल का। फिक्स्ड ऑयल का मतलब जो रूम टेम्परेचर में फिक्स रहेगा, वो इवेपोरेट नहीं होगा। लेकिन अगर वॉलेटाइल ऑयल होगा तो दैट विल इवेपोरेट एट द रूम टेम्परेचर। ओके, और दोनों के केमिकल कंपोजिशन बहुत ज्यादा फर्क है, वो हम डिटेल में करेंगे जब हम सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स पे आएंगे। ये हमारे सिलेबस में डिटेल में है। ओके, तो फिलहाल इतना याद रखिए। आप क्या एग्जांपल देखा हमने एग्जॉस्टेड ड्रग में? क्लव ऑयल का। अब इसमें देखते हैं क्या एग्जांपल्स हैं और क्या क्या एग्जांपल्स दिए हैं। द सेम ड्रग इज एडमिक्स्ड, सेम ड्रग ही एडमिक्स्ड होगी, बट इज डिवॉइड, उसमें नहीं होगा क्या एनी मेडिसिनल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एज दे आर ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड आउट, वो पहले से निकाल लिए होंगे। The most common practices examples of volatile containing drugs like fennel, सौंफ, clove मतलब लौंग, coriander मतलब धनिया and caraway। ठीक है, very common examples given here. Next type is the presence of the vegetative matter from the same plant. अब इसका क्या मतलब है? इसको भी लौंग के एग्जांपल से समझेंगे, क्लव के एग्जांपल से समझेंगे। क्लव का नाम क्या है? शाइजियम एरोमेटिकम। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लांट्स के नाम को याद करना स्टार्ट करिए अब, वरना आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगी जब एक साथ आपको 100 प्लांट्स याद करने पड़ जाएंगे। तो जो लौंग है, सौंफ है, धीरे धीरे कोशिश करें उनके नाम याद करने की। तो लौंग का बोटेनिकल नेम क्या है? शाइजियम एरोमेटिका। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्जाम्पल हम देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ द वेजिटेटिव मैटर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम है, सपोज प्लांट सेम है, लेकिन इसमें इसी प्लांट का कोई और वेजिटेटिव पार्ट डाल दिया गया है। सपोज करिए, अब लौंग की अगर हम बात करें तो लौंग में अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये पार्ट क्या है? हेड, इसको हम बोलते हैं हाइपेंथियम। अब वोलेटाइल ऑयल सबसे ज्यादा लौंग में इस हेड पोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसकी जगह अगर हम इसकी स्टॉक्स ऐड कर देंगे, मतलब ऐसी लौंग ऐड कर देंगे जिसमें ये हेड पोर्शन नहीं होगा, तो वो क्या बन जाएगा? अडल्ट्रेट। दैट मीन्स प्लांट इज द सेम, प्लांट वही है, लेकिन हमने उस प्लांट में ऐसी लौंग ऐड कर दी है जिसमें वो हेड पोर्शन ही नहीं है, मतलब स्टॉक पार्ट उसमें ज्यादा है। अगर उसकी स्टॉक्स ज्यादा होंगी तो दैट मीन्स दैट बिकम द अडल्ट्रेंट। जस्ट रीड दिस लाइन, समटाइम्स द अदर मिनिएचर प्लांट्स growing with the or growing along with the medicinal plants are admixed। तो इसके अलावा भी, लौंग के अलावा भी इसमें एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर कोई मेडिसिनल प्लांट के साथ अगर कोई और मिनिएचर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उनको भी हम मिक्स कर देते हैं। कई बार अगर उनको भी मिक्स कर दिया गया है, चाहे गलती से किया है या जानबूझ के किया है, तो दैट बिकम्स द अडल्ट्रेट। और मिक्स क्यों होंगे? बिकॉज इट्स रिजेंबलेंस इन द कलर, ऑर्डर एंड सम ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। For example is given here, the lower plants like mosses, liverworts and epiphytes growing on the bark of the plant Cascara or Cinchona, or the stem portion are mixed with along with the drugs like Stramonium, Lobelia and Senna। अभी हमने सेना प्लांट के बारे में देखा, पेट सफा या कायम चूर्ण में सेना प्लांट डालते हैं, लेकिन इसका पार्ट यूज क्या है? लीफलेट्स, इसकी पत्तियां। अगर इसकी पत्तियों के साथ इसकी स्टेम पोर्शन भी ऐड कर दिया जाए तो दैट ऑल्सो बिकम अडल्ट्रेंट। अगर लीफलेट्स कम है और उसकी जगह स्टेम पोर्शन ज्यादा है तो वो भी अडल्ट्रेशन बनेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट आर द हार्मफुल अडल्ट्रेंट, ये नुकसानदायक होंगे, इसीलिए अडल्ट्रेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग हार्मफुल अडल्ट्रेंट्स ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हार्मफुल कैसे होगा? एग्जाम्पल देखिए, रोडेंट फिकल मैटर टू कार्डामम सीड। तो इलायची सबने देखी है, एक होती है बड़ी इलायची ग्रेटर कार्डामम, एक होती है छोटी इलायची लेसर कार्डामम। तो दोनों का बोटेनिकल नेम भी अलग है। जो छोटी इलायची दैट इज एलेटेरिया कार्डामम और इसका एमोमम कार्डामम।
तो आप पढ़ोगे इनके बोटानिकल डिटेल में, तब आप लोगों को आइडिया होगा। तो एग्जांपल हम अडल्ट्रेशन का कर रहे हैं, अगर इस इलायची के सीड की जगह, इस छोटी इलायची या बड़ी इलायची के सीड की जगह अगर आप लोगों को रैट का फिकल मैटर दे दे, तो इमेजिन करो कि कितना नुकसान हो सकता है अगर कोई रैट का फिकल मैटर कंज्यूम कर ले कार्डामम की जगह, तो यू कैन इमेजिन। तो इट इज अ हार्मफुल अडल्ट्रेंट। अनदर एग्जांपल देखते हैं, लाइमस्टोन्स इन एसाफोटिडा, हींग के अंदर अगर कोई लाइमस्टोन ऐड कर दे, तो हींग की जगह अगर आपको चूना पत्थर दे दे कोई, तो पत्थर खाने से क्या होगा? किडनी स्टोन्स। दैट इज ऑल्सो हार्मफुल अडल्ट्रेंट। नेक्स्ट टाइप, द लास्ट वन, आई थिंक यस दिस इज द लास्ट वन, अडल्ट्रेशन ऑफ द पाउडर। तो कई पाउडर्स जो मार्केट में पाउडर्स मिलते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के, नेचुरल क्रूड ड्रग्स के, जैसे कि एग्जांपल दिया है एग्जॉस्टेड जिंजर पाउडर। इन केस ऑफ जिंजर, अगर जिंजर पाउडर की जगह एग्जॉस्टेड पाउडर, मतलब जिंजर में से पहले ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पहले ही एक्सट्रैक्ट्स निकाल लिए, आउट कर लिए, आइसोलेट कर लिया पहले सब कुछ, और उसको मार्केट में दे दिया। जैसे कि लौंग का तेल, हमने एग्जांपल देखा कि लौंग में से अगर ऑयल निकाल लिया है और फिर वो मार्केट में सैंपल बेच दिया किसी ने, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल अडल्ट्रेंट। तो पाउडर के केस में कई बार होता है एग्जॉस्टेड जिंजर पाउडर को हम बेच देते हैं जिंजर पाउडर की जगह। और द रेड सैंडलवुड इन कैप्सिकम, ये देखिए ये अलग प्लांट है जिसका नाम है रेड सैंडर्सवुड। तो इस रेड सैंडर्सवुड को हम इस कैप्सिकम चिल्ली पाउडर की जगह मार्केट में बेच दे रहे हैं या इसमें मिक्स करके ऐड कर दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अडल्ट्रेशन। नेक्स्ट, तो दिस इज अ टेबल, एक टेबल आपको याद करना है, इसमें से 4-5 ड्रग्स आपको याद करनी है। तो कॉमन अडल्ट्रेंट्स इन द क्रूड ड्रग, जैसे अगर कॉमन अडल्ट्रेंट्स की बात करें, जैसे सपोज करिए हम कार्डामम एग्जांपल हमने कर लिया है, तो एग्जांपल कार्डामम का देखते हैं। तो ग्रीन कार्डामम में अगर, जिसका छोटी इलायची जिसे बोला गया है, एलिटेरिया कार्डामम उसका बोटैनिकल नाम है, पार्ट यूज है इसका फ्रूट। तो इसमें अडल्ट्रेंट क्या है? वेरियस अनऑफिशियल कार्डामम्स, काफी अनऑफिशियल कार्डामम्स हैं, और ऑरेंज सीड्स, इसकी जगह कई बार ऑरेंज के सीड्स और अनरोस्टेड ग्रेन्स ऑफ द कॉफी को भी मिक्स कर दिया जाता है, तो वो भी क्या बन जाएंगे? अडल्ट्रेंट। या फिर इसमें से पहले ही ऑयल निकाल लिया हो, किसमें से? छोटी इलायची में से, तो एग्जॉस्टेड कार्डामम को भी मार्केट में अडल्ट्रेंट बना के बेचते हैं। इसी तरीके से फेनल एग्जांपल याद रखना अपने, फोनिकुलम वुल्गैरे एम्बेलिफेरी इज द फैमिली, पार्ट यूज इज द फ्रूट। तो इसमें भी एग्जॉस्टेड फेनल मार्केट में इजीली बिकती है। लौंग के केस में भी एग्जॉस्टेड क्लव हमने एग्जांपल कर लिया। रोज ऑयल या लवेंडर ऑयल, इनके केस में आजकल जो ऑयल्स है, ये रोज ऑयल इज वेरी वेरी कॉस्टली। जो असली गुलाब का अर्क है या तेल है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इट इज अ वॉलेटाइल ऑयल, वो फिक्स्ड ऑयल नहीं है, फिर से याद करिए, इट इज अ वॉलेटाइल ऑयल। तो इसकी जगह अगर लैब में मैन्युफैक्चर्ड ऑयल बना दिया है आपने, लैब में मैन्युफैक्चर्ड कोई चीज कर दी है, उसको अगर आपने मार्केट में बेच दिया, दैट मींस द अडल्ट्रेशन। और एग्जांपल एक और दे रखा है, कुछ डीलर्स क्या करते हैं, डिसऑनेस्ट डीलर विल डाइल्यूट रोज ऑयल विद जेरेनियम ऑयल। तो कई ऑयल इसको डाइल्यूट कर देते हैं किसी दूसरे ऑयल से, तो दैट आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द अडल्ट्रेशन। ओके, तो सैंडलवुड ऑयल, चंदन के ऑयल में भी मिक्सिंग होती है, एडिशनल फ्रेग्रेंस को केमिकल सिंथेटिक हम ऐड कर देते हैं। तो ये आपने 2 या 3 एग्जांपल इसमें याद रखने, बाकी हमने एग्जांपल्स ऊपर कर लिए। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, कंसेप्ट ऑफ अडल्ट्रेशन क्लियर। अब देखते हैं, सिलेबस निकाल लेते हैं पहले। अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, यस हमने कर लिया। इवैल्यूएशन, अब डिटेक्ट कैसे करेंगे अडल्ट्रेशन? सपोज आपको अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ विल यू डिटेक्ट द अडल्ट्रेंट in a original drug? So now see, adulteration we have completed. So what are the different methods for detection of the adulterants? Or we can say that evaluation by organoleptic, microscopic, physical, chemical and the biological methods. बोलने का मतलब क्या है, आप लोगों को अब मेथड्स याद करने हैं। इवैल्यूएशन कैसे करोगे आप, अगर आपको अडल्ट्रेशन का पता चल चुका है कि आपका सैंपल अडल्टेटेड है, आप कैसे डिटेक्ट करोगे? देयर आर डिफरेंट मेथड्स लाइक organoleptic, microscopic studies, physical method, chemical and the biological methods. So the evaluation of the drug ensure the identity of the drug and determine the quality and the purity of the drug. तो evaluation से हमें किसी भी ड्रग की आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा, ये पता चलेगा कि वो ड्रग है कि नहीं, ओरिजिनल ड्रग यूज कर रहे हैं कि नहीं, और दी क्वालिटी ऑफ द प्यूरिटी के बारे में,
और वी कैन ऑल्सो से दैट अगर हमें आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया, क्वालिटी प्यूरिटी के बारे में चल गया, तो हम ड्रग की एफिकेसी के बारे में भी पता लगा लेंगे कि ड्रग एफिकेशियस होगी कि नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, और यू कैन से द मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो मॉर्फोलॉजिकली हम ड्रग में क्या देखेंगे? यस, सबसे पहले कलर, कि ड्रग देखने में कैसी है। यस, ऑर्डर देखेंगे, स्मेल करके अपने 5 सेंसेस यूज करेंगे, ऑर्डर कैसा है ड्रग का। यस, विद द हेल्प ऑफ अ टंग टेस्ट करेंगे, लेकिन सब ड्रग्स को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कई ड्रग्स क्या है, पॉइजनस भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब ड्रग को हम चखने लगे और देखने लगे उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज और ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडीज में, ऐसा नहीं है। यस, साइज देखेंगे ड्रग का, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारे फार्माकोपिया से। ड्रग की शेप चेक करेंगे, कैसी शेप है। ड्रग का टेक्सचर चेक करेंगे, कैसा टेक्सचर है। ड्रग का फ्रैक्चर भी चेक करेंगे, अगर वो सपोज करिए बार्क है तो उसको हम तोड़ के देखेंगे कि वो किस फ्रैक्चर में, कैसा उसमें तोड़ने के बाद क्या पैटर्न आया जिसे हम फ्रैक्चर बोलेंगे, कैसी उसकी शेप आई, दैट इज अ फ्रैक्चर। तो यस, क्या क्या चेक करेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडीज में? कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, टेक्सचर, टच, स्पेशल फीचर्स एक्सेट्रा। तो दैट इज दी अबाउट दी मॉर्फोलॉजिकली और यू कैन से द ऑर्गेनोलेप्टिक। तो सबसे पहले आपने ड्रग को ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन करनी है, और ये करने के बाद करना क्या है बेसिकली, आपने सपोज आपने कलर देख लिया कि डार्क ग्रीन कलर आ रहा है, आपने ऑर्डर देख लिया, यस इट हैज अ प्लेजेंट ऑर्डर, तो इसको मैच करना है भाई किससे? जो भी हमारा रेफरेंस फार्माकोपिया होगा। जैसे अगर आयुर्वेदिक ड्रग्स की बात करें तो हम आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में देखेंगे जो ड्रग की डिस्क्रिप्शन दे रखी होगी, और उसमें से उसको मैच करेंगे क्योंकि फार्माकोपिया में ड्रग्स की डिस्क्रिप्शन दे रखी होगी। तो ये देखने के बाद हम देखेंगे क्या जो फार्माकोपिया डिस्क्रिप्शन दी है वो हमारी ड्रग से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। जो ऑर्डर दिया है क्या वैसा ऑर्डर है कि नहीं है ड्रग का। तो सब कुछ आपने फार्माकोपिया से मैच करना है, तभी इसका फायदा है। अदरवाइज तो देख के हमें क्या पता चलेगा, अगर हमें पूरा नॉलेज ही नहीं है ड्रग के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें रेफरेंस स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में उसको मैच करना है हर एक चीज को, कि उस फार्माकोपिया में वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें एग्जांपल। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये बड़ी सिंपल है, आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल। Okay, in this we are using our senses organoleptic. Next is the microscopic, again very simple. तो माइक्रोस्कोपी में इसको मतलब विद द हेल्प ऑफ, यस, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप में हम ड्रग को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप में ड्रग को डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ड्रग का हमें एक सैंपल प्रिपेयर करना पड़ेगा एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में। सैंपल प्रिपेयर करने की डिफरेंट मेथड, देन वी विल ऑब्जर्व द ड्रग इन अवर माइक्रोस्कोप एंड फाइंड आउट what are its microscopic character, and then we will match our character with the pharmacopoeia. pharmacopoeia से मैच करेंगे भाई कि वो pharmacopoeia में है दी कि नहीं है। अगर हमारे कैरेक्टर्स pharmacopoeia से मैच कर गए that means ड्रग ठीक है, अगर मैच नहीं किए मतलब अडल्ट्रेशन है। चलिए एक लाइन पढ़ते हैं इसकी। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड allows more detailed examination of the drug and it can be used to identify the organized drugs by their known histochemical characteristic। तो याद रखना है microscopic evaluation is only applicable for the organized crude drug which have particular cell structure। unorganized के केस में माइक्रोस्कोपिक स्टडीज नहीं करेंगे। फिर कौन सी स्टडीज करेंगे? केमिकल टेस्ट कर लीजिए, बहुत से केमिकल टेस्ट है। आप ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर सकते हैं, आप एश वैल्यू निकाल सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, सो ईच प्लांट पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू फीचर, और उसको हम रेफरेंस फार्माकोपिया से फिर मैच करेंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है, फिर से वही प्लांट आ गया, कौन सा? नक्स वोमिका। तो लिग्निफाइड ट्राइकोम इन द नक्स वोमिका। तो इस नक्स वोमिका के अंदर माइक्रोस्कोप में देखने पर इसके सीड की जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लिग्निफाइड ट्राइकोम देखने को मिलते हैं। तो ये ड्रग का एक डायग्नोस्टिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है। वैसे ही हर एक ड्रग के अलग अलग माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो दिस इज द लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। तो ये आपका टीएस काटा गया है सीड का ट्रांसफर सेक्शन कट किया है। तो इसमें जो ट्राइकोम्स हैं दैट इज लिग्निफाइड, मतलब वो उसमें लिग्निन प्रेजेंट है। तो बेसिकली लिग्निन की डिटेक्शन के लिए हम एक स्टेन यूज करते हैं जिसका नाम है फ्लोरोग्लूसिनोन HCl। तो जब भी सेक्शन कटिंग करने के बाद उस स्टेन को ऐड करते हैं
तो जितने भी टिश्यूज अगर वो रेड कलर के हो जाए तो दैट मीन उसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है। ये लिग्निन क्या है? ये किसी भी प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होता है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी मैकेनिकल एक्टिविटी के लिए ये होता है। तो दैट मीन्स इट सीड कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम। ये एग्जांपल था नक्स वोमिका सीड के सेक्शन कट किया हुआ। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है। ओके, अनदर एग्जांपल इज देयर वार्टी ट्राइकोम्स ऑफ सेना और मेडुलरी रेज ऑफ द कैस्केरा बार्क। अब जैसे कि मेडुलरी रेज ऑफ, अगर हम बार्क के सेक्शन कटिंग करें तो हमें कुछ मेडुलरी रेज टाइप देखने को मिलती है। तो वही एग्जांपल दे रखा है, इस तरह की जो रेज होती हैं, मेडुलरी रेज जिसे हम बोलते हैं, जैसे सपोज ये तो काफी छोटा स्ट्रक्चर है, तो यहां पे ये जो रेज है इनको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। तो ये बार्क में देखने को मिलती है। देखिए इस तरफ ये रेज है मेडुलरी रेज, ये एग्जांपल दे रखा है कैस्केरा बार्क का। तो माइक्रोस्कोपी करने के देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट प्लांट पार्ट आल्सो। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, ये जैसे स्टोमेटा या लीफ की अगर हम बात करें, एक्चुअली आप लोगों के सिलेबस में अगर हम दोबारा से जाएं तो आपको एक माइक्रोस्कोपी का टॉपिक बिल्कुल अलग से दिया है। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसमें पूरा डिटेल में करेंगे, जिसमें हम सारे के सारे पैरामीटर्स पे एक ओवरव्यू लेंगे। तो फिलहाल इस टॉपिक के लिए, अडल्ट्रेशन के लिए, आप सिंपल इतना ही याद रखें, एक दो एग्जांपल आप इसमें से याद कर सकते हैं इवैल्यूएशन में। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन विल गिव अस डिटेल स्ट्रक्चर अबाउट द हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर, उसके टिश्यूज के बारे में पता चलेगा, एंड एग्जांपल्स are given over here. For example, lignified trichome nux vomica, warty trichomes of senna and wavy medullary rays of the cascara bark. जब हम माइक्रोस्कोपी को डिटेल में कर लेंगे, then you will add the components in this notes also. जब हम माइक्रोस्कोपी का चैप्टर डिटेल में कर लेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो माइक्रोस्कोपी पे लूंगा, तब आप उसमें से कंटेंट्स को यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम माइक्रोस्कोपी में आपको सिर्फ इतना ही करवा रहा हूं। तो नेक्स्ट पैरामीटर माइक्रोस्कोपी के बाद क्या था? केमिकल इवैल्यूएशन। यस, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल को यूज करेंगे इवैल्यूएट करने के लिए किसी भी क्रूड ड्रग को। सो द केमिकल इवैल्यूएशन इंक्लूड्स द क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट एंड द क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट। तो दो तरह से इवैल्यूएशन होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट जब हम करेंगे तो हमें ड्रग की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। अब ये क्वालिटी के बारे में क्या पता चलेगा? अब हमने ये डिस्कस किया है किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर क्या है, मेटाबोलाइट्स। कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है प्राइमरी का क्या एग्जांपल था? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। वैसे ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि आपके सिलेबस में भी है, उनके एग्जांपल्स हैं एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड्स, टेनिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स एंड रेजिन्स। ये सारे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो क्वालिटेटिव में हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर, किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर कौन से मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये हमें पता चलेगा क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी के बारे में। सपोज करिए आपने यूकलिप्टस ले लिया, सफेदा ले लिया, आपने यूकलिप्टस का ऑयल निकाल लिया। ओके, आपने यूकलिप्टस से ऑयल निकाल दिया, जिसको आपने यूकलिप्टस ऑयल बोला। अब आपको उस ऑयल में चेक करना है कि कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे? आपने सिंपल केमिकल टेस्ट किया और आपको पता चल गया कि उसके अंदर सपोज करिए ट्रपीन्स प्रेजेंट है, ये ट्रपिनॉइड्स का मिक्सचर प्रेजेंट है। अब कितनी क्वांटिटी में है? आपने कोई टेक्निक यूज की, कोई सोफिस्टिकेट इंस्ट्रूमेंट यूज किया, आपने क्रोमेटोग्राफी को स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से यह पता लगा लिया कि उसके अंदर 70% यूकलिप्टोल प्रेजेंट है। तो दैट इज दी क्वांटिटेटिव, आपने क्वांटिटी का पता लगा लिया, और क्वालिटी में आपने ये पता लगा लिया कि इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। ओके, अगेन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द केमिकल इवैल्यूएशन इंक्लूड्स क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट। अब देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर आप बहुत ज्यादा लंबे लेक्चर खींच रहे हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग, हम आमने सामने नहीं हैं इस वक्त। अगर आप क्लास में होते तो बहुत ही ज्यादा आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। अब ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें टाइम लगेगा भाई, इसमें टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम देना पड़ेगा, और मुझसे ज्यादा आप लोगों को टाइम लगेगा हर चीज को समझने पे। हो सकता है आपको मेरे से 1,00,000 गुना अच्छा लेक्चर मिल जाए यूट्यूब पे इसी टॉपिक पे, आप उसको देखिए, डोंट वरी। मैं ये नहीं बोलूंगा आप मेरे लेक्चर्स को ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन एक बार मुझे भी आप लोग सुनिए, आपकी अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने आपको कभी भी बाइंड नहीं किया कि आप लोग सिर्फ यही चीज करें, लेकिन
आप लोगों को हर एक चीज को सुनना है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। और लेक्चर लंबे ही जाएंगे, अब ये छोटे लेक्चर नहीं बनने वाले। अब ये 5-5 मिनट के या 10-10 मिनट के जो हमने पिछली बार लेक्चर्स किए थे, इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस फार्माकोग्नोसी, क्योंकि मेरा मेन फोकस आपको बेसिक कंसेप्ट समझाना, वो मैं कोशिश कर रहा हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ भी रहा होगा। तो केमिकल इवैल्यूएशन एक बार रिपीट करते हैं। द केमिकल इवैल्यूएशन इंक्लूड द क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट एंड द क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट, जिसमें कि हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और द क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी हो गई, या टीएलसी, एचपीटीएलसी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी एटसेट्रा। ओके, इसमें एग्जांपल्स दे रखा है। क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द वेरियस फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट लाइक एल्कोहॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, फिर से आगे। अब हमने सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन अगर आपको याद हो तो कौन सी है? केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग, जिसमें वी हैव क्लासिफाइड क्रूड ड्रग अपॉन, कैसे क्लासिफाई किया था केमिकल क्लासिफिकेशन में? बेस्ड अपॉन द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दैट क्रूड ड्रग। जिस मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से उस ड्रग का मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, क्योंकि ड्रग के एक्शन भी बहुत ज्यादा है। ओके, तो सपोज आपने एल्कोहॉइड्स वाली ड्रग की, जैसे हियर नक्सवोमिका, एर्गेट, सिनकोना, धतूरा, ये क्या थी? एल्कोहॉइड वाली ड्रग थी। अब एल्कोहॉइड्स के जनरल टेस्ट है, जैसे एल्कोहॉइड्स के कुछ जनरल केमिकल टेस्ट बनाए हुए हैं, जिसमें हम अलग अलग रिएजेंट्स यूज करते हैं। सपोज अगर मैं एल्कोहॉइड्स की बात करूं तो उसमें हमने अलग अलग रिएजेंट्स बनाए हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। किसी भी ड्रग में अगर एल्कोहल प्रेजेंट है तो हम उसकी डिटेक्शन के लिए इन रिएजेंट्स को यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेयर रिएजेंट, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, हिगर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट। डोंट वरी अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, एल्कोहॉइड्स में हम इसे डिटेल में करेंगे। तो फिलहाल वैसे सुनिए, मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, हिगर्स रिएजेंट और वैगनर्स रिएजेंट। तो इन सारे रिएजेंट्स को हम यूज करते हैं एज अ जनरल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्कोहॉइड्स। इन जनरल टेस्ट के अलावा इन पर्टिकुलर ड्रग्स के स्पेसिफिक टेस्ट भी हैं, जो वो एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए ही है। जैसे धतूरा के लिए, धतूरा के अंदर बेसिकली ट्रोपेन एल्कोहॉइड्स प्रेजेंट है। एल्कोहॉइड्स तो हैं, कौन से? ट्रोपेन एल्कोहॉइड्स। तो उसके लिए हम एक अलग से टेस्ट करते हैं जो कि स्पेसिफिक धतूरा के लिए ही है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल कैफीन है। कॉफी के अंदर क्या है? कैफीन। तो कैफीन के लिए हम एक अलग से टेस्ट करते हैं, जिसमें हम उसका ब्यूरिक साइड टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, जो कैफीन की डिटेक्शन करता है। लेकिन कैफीन भी अगर एल्कोहॉइड की कैटेगरी में आती है ड्रग, तो उसके लिए हम जनरल टेस्ट, हमारे पास मेयर रिएजेंट, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, वैगनर्स और हेगर्स रिएजेंट रहेंगे। उसी तरह से वोलेटाइल ऑयल्स के लिए, जैसे वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर आपके पास ड्रग्स एग्जांपल दिए हैं, जैसे पेपरमिंट है, लौंग है, सफेदा है। तो उसके लिए हमारे पास जनरल टेस्ट रहेगा, हम जिसमें सुडान 3 एक डाई यूज करते हैं, जो कि हम जनरल टेस्ट बोलते हैं वोलेटाइल ऑयल्स के लिए। और इन सबके अलग अलग टेस्ट भी हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि क्वालिटेटिव टेस्ट इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वेरियस फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, लाइक एल्कोहॉइड्स के लिए अलग टेस्ट हैं, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स एटसेट्रा। इसके अलावा स्पेसिफिक टेस्ट भी हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है ट्रोपेन एल्कोहॉइड्स के लिए विटाली मोरिन टेस्ट या विटाली मोरिन रिएक्शन इज देयर फॉर ट्रोपेन एल्कोहॉइड्स। एल्कोहॉइड्स के लिए तो हमारे पास टेस्ट है ही है, लेकिन स्पेसिफिक एल्कोहॉइड्स के लिए भी हमारे पास टेस्ट बने हैं। एक और एग्जांपल दे रखा है आयोडीन फॉर स्टार्च। अगर किसी चीज में आपने स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन करनी है तो यू हैव आयोडीन पर्टिकुलरली फॉर द स्टार्च। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया केमिकल इवैल्यूएशन में। इसमें क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे, टेस्ट जनरल भी हो सकते हैं और वो स्पेसिफिक भी होते हैं ड्रग के लिए। ओके, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम टेस्ट करते हैं मोलिश टेस्ट, MOLISCH। ओके, जिससे मोलिश टेस्ट। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर ड्रग्स आती हैं, अकेशिया या अगार, तो अकेशिया गम के लिए एक अलग से टेस्ट भी दे रखा है, जो कि पर्टिकुलरली अकेशिया के लिए ही है। वैसे शहद के लिए भी एक अलग से टेस्ट बनाया हुआ है। ओके, तो आपको याद रखने हैं ये केमिकल टेस्ट, हम धीरे धीरे याद करेंगे, आपको समझ आता जाएगा और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा केमिकल इवैल्यूएशन में हम कुछ ड्रग के एसेस भी करते हैं, जैसे एसे ऑफ द टोटल एल्कोहॉइड। किसी भी ड्रग में पूरी कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए, सपोज वो ड्रग एल्कोहॉइड को बिलोंग कर रही है, एल्कोहॉइड क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो हम उसके लिए एक एसे करेंगे, एसे फॉर टोटल एल्कोहॉइड्स।
तो हम ऐसे भी केमिकल टेस्ट में इंक्लूड करेंगे, केमिकल इवैल्यूएशन में इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, हम कुछ इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस भी यूज करेंगे, जैसे क्रोमेटोग्राफिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हम यूज कर सकते हैं अपनी ड्रग की डिटेक्शन के लिए। ओके, तो क्रोमेटोग्राफी एक अप्रोच है जिसके द्वारा हम किसी भी ड्रग में उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी सेपरेशन के लिए और उसकी प्यूरिटी के लिए अलग अलग पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। तो जैसे हम इसमें सिलेबस में भी करेंगे, जैसे हमारे सिलेबस में अगर होगा तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी या पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो सिंपल आप वो याद रखें पहले। तो ये क्रोमेटोग्राफी के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्रग के अंदर ये पता लगाएंगे, सपोज ये ड्रग है, इसके अंदर पता लगाएंगे कि कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। और अगर वो मिक्सचर में प्रेजेंट है, नेचुरल सी बात है, किसी भी ड्रग के अंदर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ दी फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, तो उन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। सेपरेट करने के बाद इनकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्रोमेटोग्राफी से। फिर क्रोमेटोग्राफी के बाद ही हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक। तो सपोज आपने क्रोमेटोग्राफी की किसी भी प्लांट की, सपोज आपने धतूरा ले लिया, धतूरा में से आपने एक कंपाउंड को आइसोलेट कर लिया। ये आपने कंपाउंड कहां से निकाला है, धतूरा से। किसकी हेल्प से, क्रोमेटोग्राफी की सहायता से। अब इस कंपाउंड को डिटेक्ट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब अगर हमने इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता करना है कि ये इसके अंदर कितने कार्बन लगे हैं, कौन सी एरोमेटिक रिंग है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, ये सारे के सारे हम कैसे पता करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी विल हेल्प अस इन द स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन, स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए वी विल गो फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ओके, तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी को भी इंक्लूड करेंगे किसके अंदर, केमिकल इवैल्यूएशन के अंदर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट इज द फिजिकल इवैल्यूएशन। तो केमिकल इवैल्यूएशन के बाद देयर आर सम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल पैरामीटर जो हम ड्रग में निकालते हैं। जैसे सबसे कॉमनली मॉइस्चर कंटेंट, किसी भी ड्रग में मॉइस्चर कंटेंट निकालना बहुत जरूरी है। क्यों, बिकॉज मॉइस्चर कैन फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मोल्ड, फंजाई, और इट कैन कॉज कंटेमिनेशन और स्पॉलेज ऑफ द ड्रग। अगर किसी भी ड्रग में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा तो ड्रग खराब हो सकती है, तो हमें सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट निकालना जरूरी है। इसके साथ साथ देयर आर डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स लाइक ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी ड्रग्स में, सपोज कायरल कार्बन प्रेजेंट है, अगर आपको याद हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, तो सबसे पहले विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट आइदर टुवर्ड्स राइट साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो which can rotate the plane of this polarized light towards the right side are known as the, yes, dextrorotatory, and towards the left side are known as the levorotatory। तो कई कंपाउंड्स में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। कई कंपाउंड्स का मतलब क्या है, कई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो उनमें हम ये फिजिकल पैरामीटर अप्लाई करेंगे जिसमें हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्रग की डिटरमाइन करते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ साथ हम सोलिबिलिटी भी निकाल सकते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अगर आपको याद हो, अगर आपको याद रखना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे पहले स्नेल्स लॉ आता है। क्या आता है, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप ये देखें, सपोज एक एग्जांपल हम इसमें करते थे, हाँ जी ये मुझे मिल गया। अगर आप किसी भी गिलास में पेंसिल डाल देंगे तो आपको कुछ इस तरह दिखती है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्क होता है, जिसे हम स्नेल्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। तो ज्यादातर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, तो ज्यादातर हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं वो किस केस में करेंगे, हम करेंगे ऑयल्स के केस में। जैसे वोलेटाइल ऑयल्स के केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल्स के केस में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिक्स्ड ऑयल के केसेस में भी हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन करेंगे। उनकी किस लिए, उनके आइडेंटिटी, क्वालिटी और प्यूरिटी का पता लगाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ वोलेटाइल ऑयल्स के। रोज ऑयल, गुलाब का जो वोलेटाइल ऑयल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.451 टू 1.484 है। उसी तरह से अगर स्पेयरमिंट की बात करें, दो तरह का मिंट होता है पुदीना, एक होता है पेपरमिंट, दूसरा स्पेयरमिंट। तो स्पेयरमिंट का वोलेटाइल ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है,
1.455 टू 1.460। सपोज आपने मार्केट से स्पेयरमिंट ऑयल परचेज किया और आपने लैब में टेस्ट किया, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस रेंज में आ जाए मतलब आपका ऑयल सही है। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड पैरामीटर प्रिस्क्राइब किए हैं फार्माकोपिया में। अगर इस रेंज से नहीं आ रहा है मतलब आपके ऑयल में अडल्ट्रेशन होने के चांसेस हैं। तो इस तरह हम वोलेटाइल ऑयल्स को यूज करते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करते हैं वोलेटाइल ऑयल की डिटर्मिनेशन में। दैट इज अ फिजिकल पैरामीटर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल पैरामीटर जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। इसके साथ साथ अब देखिए इसमें एग्जांपल दे रखा है कैस्टर ऑयल का। कैस्टर ऑयल क्या है? फिक्स्ड ऑयल है। कैस्टर ऑयल क्या है? जो हमें सीड से मिलता है कैस्टर प्लांट की। तो आपको कैस्टर सीड भी पता होने चाहिए। बहुत ही ज्यादा कॉमन प्लांट है। हिमाचल में काफी एरियाज में हमें ये प्लांट देखने को मिलता है। लोअर एरियाज में जैसे कांगड़ा की बेल्ट जो होगी, हमीरपुर, पालमपुर, हर जगह पे हमें ये प्लांट देखने को मिलता है। ये कैस्टर सीड्स हैं बेसिकली। इसमें से हम ऑयल निकालते हैं जिसे हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं, जिसको हम यूज करते हैं एज ए परगेटिव, और एक्सटर्नल भी बहुत ज्यादा इसके यूजेस हैं। ओके, तो इस तरह का कुछ प्लांट होता है कैस्टर। रिसिनस कॉम्बिनेस इसका नाम है बोटानिकल। In the same way, other parameters are physical parameters में specific gravity, viscosity, melting point, etc. हम एश वैल्यू भी निकाल सकते हैं किसी भी ड्रग की, और एक्सट्रैक्टिव वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ साथ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर भी हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी ड्रग में। अब सपोज करिए ये एश वैल्यू की मैंने बात की, तो एश वैल्यू किस लिए निकालते हैं? किसी भी ड्रग की इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को चेक करने के लिए वी कैन कैलकुलेट द एश वैल्यू। डोंट वरी, एश वैल्यू वी विल कवर दिस कंसेप्ट इन द प्रैक्टिकल्स में हम डिटेल में करेंगे एश वैल्यू को। उसी तरह से किसी भी ड्रग में देखने के लिए कि कितना परसेंट एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है, कितना परसेंट उसमें टोटल अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्टिव्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, वी कैन गो फॉर द एक्सट्रैक्टिव वैल्यू एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर की डिटर्मिनेशन के हम करते हैं सिंपली। अब ये फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर क्या है? द पार्ट ऑफ द ऑर्गन और द ऑर्गन्स अदर देन दोज पार्ट ऑफ द ड्रग्स। जैसे सपोज आप मार्केट से दाल लेके आए डिपू से और आपने साफ की, तो सबसे पहले दाल को साफ करने से आप क्या उसमें से निकालते हैं? कोई कंकर या पत्थर या कोई और चीज उसके अंदर नहीं है दाल के अलावा, तो दैट बिकम द फॉरेन मैटर। तो लेट्स रिकॉल अगेन, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर क्या है? द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन और ऑर्गन अदर देन दोज पार्ट ऑफ द ड्रग्स दैट आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग आर नोन एज द फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। उस ड्रग के अलावा अगर कोई और पार्ट उसी ड्रग का या किसी और चीज का है उस ड्रग में, वो फॉरेन मैटर हो सकता है, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। इट मे बी इंसेक्ट, वो इंसेक्ट भी हो सकते हैं, अर्दी मैटर भी हो सकते हैं, कोई पत्थर वगैरह भी हो सकता है, सपोज उस ड्रग में सॉइल की कंटेमिनेशन भी हो सकती है, और एनिमल एक्सक्रीटा भी हो सकता है। दैट इज द फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, वेरी सिंपल पैरामीटर। तो आपने ये पैरामीटर्स याद रखने हैं। फिजिकल पैरामीटर में आपने क्या क्या किया? मॉइस्चर कंटेंट निकालेंगे ड्रग का, उसकी आइडेंटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी के लिए, देन सॉल्युबिलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, देन एश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। ओके, एश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू हम डिटेल में भी करेंगे, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। तो ये आपने फिजिकल पैरामीटर में चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट इज दी बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ अ ड्रग। बिफोर दैट, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन स्टार्ट करने से पहले कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे क्रूड ड्रग्स में हमने एश वैल्यू की बात की थी, तो जैसे एग्जांपल्स दे रखा है, टर्मिनालिया चिबुला एक प्लांट है जिसे हम हरड़ बोलते हैं, तो इसके अंदर एश वैल्यू 3.96 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, कौन सी एश? टोटल एश। एश वैल्यू भी अलग अलग तरह की है, जैसे से फॉर एग्जांपल टोटल एश वैल्यू, वाटर सोल्यूबल एश, और एसिड इनसोल्यूबल एश वैल्यू, एज वेल एज सल्फेटेड एश। तो हम इस कंसेप्ट को डिटेल में भी करेंगे। देखिए, टोटल एश वैल्यू, एसिड इनसोल्यूबल, सल्फेटेड और वाटर सोल्यूबल एश वैल्यू। तो हमने एग्जांपल देखा, हर एक प्लांट का अलग अलग एश वैल्यू दे रखी है। किसमें? फार्माकोपिया में। इन द सेम वे अगर मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो वो वैल्यूज भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्टार्च में 15% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे एक ड्रग है डिजिटेलिस, उसमें 5% से ज्यादा मॉइस्चर अलाउड नहीं है। सो आई होप आपको आइडिया मिल चुका है फिजिकल इवैल्यूएशन का। तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या है? तो बायो मतलब लिविंग। तो जब भी ड्रग की इवैल्यूएशन करेंगे, उस पोटेंसी चेक करेंगे ड्रग का किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, एनिमल टिश्यू भी हो सकता है, फंगस भी हो सकती है, और एंटायर एनिमल भी हो सकते हैं। दैट इज इंक्लूड अंडर द बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन द एस्टिमेशन ऑफ
potency of the crude drug or its preparation is done by means of its effect on the living organism like bacteria, maybe fungi, animal tissue or the entire animal. Okay, that is known as the bioassay. हम लिविंग थिंग पे उसका टेस्ट करेंगे, किसका? अपनी ड्रग को पोटेंसी के लिए टेस्ट करेंगे. इवैल्यूएशन दैट इज नोन एज द बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन. व्हेन द एस्टिमेशन ऑफ द पोटेंसी ऑफ द क्रूड ड्रग is done on bacteria, fungi, animal growth or the entire animal is known as the bioassay. So this method is generally called when standardization is not adequately done. What is standardization? So standardization is nothing. Standardization is a process to ensure the identity, quality, purity and the efficacy of the drug. So what is plant drug standardization? Standardization is nothing but it is a method to ensure the identity, quality, purity and efficacy of the drug. ये क्या है? अभी तक हम यही तो पढ़ रहे हैं क्या? किसी भी ड्रग की आइडेंटिटी, क्वालिटी, प्यूरिटी और एफिकेसी को कैसे देखेंगे? सबसे पहले मोर्फोलॉजिकल स्टडीज, देन माइक्रोस्कोपिकल स्टडीज, देन यस फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजिकल मेथड. तो ये सभी स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स हैं. तो दिस मेथड इज जनरली कॉल्ड व्हेन द स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट एडिक्वेटली डन बाय फिजिकल और द केमिकल मींस. अगर हमारे पास फिजिकल और केमिकल्स मेथड इनएडिक्वेट होंगे देन वी विल गो फॉर द बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन. इन अदर वर्ड्स, बायोअसे इज अ मेजर ऑफ सैंपल बीइंग टेस्टेड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट एज दैट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन. तो किसी भी ड्रग को अगर हम बायोलॉजिकली इवैल्यूएट करेंगे तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ड्रग हमारी कितना इफेक्ट और कितना थेरेपेटिक और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रही है. सपोज करिए आपको आपकी ड्रग की एंटी डायबिटिक एक्टिविटी स्टडी करनी है. आपको यह पता लगाना है कि ड्रग एंटी डायबिटिक इफेक्ट दे रही है कि नहीं, और ये आप पता लगाओगे सपोज करिए किसी एनिमल पे. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपने एनिमल सिलेक्ट किया है उसे डायबिटीज इंड्यूस करवाने पड़ेगी. तो हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जैसे डायबिटीज को इंड्यूस करवाने के लिए एलक्सोन ALLOXAN और स्ट्रेप्टोजोटोसिन. Just see here, this is Aloxone ALLOXAN. Second chemical we are using to induce diabetes. Diabetes करवाने के लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं दूसरा, that is स्ट्रेप्टोजोटोसिन. तो सबसे पहले आपको एनिमल को डायबिटीज इंड्यूस करने पड़ेगी. फिर अपने ड्रग की अलग अलग डाइल्यूशन, अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स बना के आप लोग एक्टिविटी चेक करोगे. सो द बायोलॉजिकल एसे आर मेनली डन ऑफ 3 types: टॉक्सिक, symptomatic and the tissue methods. In the toxic and the symptomatic, the animals are used. In दो methods animals use करेंगे. Whereas in the tissue method, the effect of the drug is observed on an isolated organ or the tissue. Okay, I think this is clear. In the same way, अगर आपको किसी ड्रग की एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी चेक करनी है तो उसके लिए भी हम एक केमिकल यूज करते हैं, कैराजिनन. उस कैराजिनन को हम इंड्यूस करेंगे रैट के पाव में, पैर में. तो इस मॉडल का नाम है कैराजिनन इंड्यूस्ड रैट पाव एडिमा. तो सपोज करिए यहां पे देखिए आप, तो यहां पे सपोज आपने कैराजिनन इंड्यूस कर दिया इस रैट के पाव में, इस पे एक पाव में. तो आप देख रहे हैं यहां पे कैराजिनन इंड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए यहां पे इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग नहीं हुई. लेकिन जैसे ही यहां पे कैराजिनन इंड्यूस किया गया, ये वाला जो पैर है रैट का पाव PAW वो स्वेल कर गया. तो कैराजिनन इंड्यूस्ड रैट पाव एडिमा भी हम टेस्ट करते हैं अपनी क्रूड ड्रग्स के में. तो सपोज आपने यहाँ पे इंड्यूस कर दिया, उसके बाद अपने अपने ड्रग्स की ड्रग देना स्टार्ट की. जैसे यहाँ पे तो हमने एग्जांपल दिया मेलॉक्सिकैम, ये तो एक एलोपैथी ड्रग है. सपोज इसकी जगह आपने नेचुरल क्रूड ड्रग दी कोई भी. ओके, तो आपने क्रूड ड्रग दी 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, तो ये इन्फ्लेमेशन ठीक हो गई. दैट मींस आपकी ड्रग काम कर रही है. तो इस तरह के टेस्ट भी हम यूज करते हैं इन द बायोलॉजिकल मॉडल्स. तो ये था आपका इन्फ्लेमेटरी का टेस्ट, कैराजिनन इंड्यूस्ड रैट पाव एडिमा. उसी तरह से एक मॉडल होगा जिसका नाम है एलिवेटेड प्लस मेज मॉडल. तो इसमें क्या करेंगे हम? CNS की एक्टिविटी चेक करने के लिए, जैसे सपोज आपकी कोई एंटी एंग्जाइटी ड्रग है, आपने अपने ड्रग की एक्टिविटी चेक करनी है एंटी एंग्जाइटी, मतलब वो फियर में, डर में या घबराहट में ड्रग कैसे काम कर रही है. तो सबसे पहले आपको एनिमल को क्या करना पड़ेगा? उस डर, घबराहट और फियर को इंड्यूस करना पड़ेगा. तो उसके लिए सपोज एक मेज हम डेवलप करेंगे, एक मेज बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग चैम्बर्स बना देते हैं, और कभी इस चैम्बर को बंद कर देंगे, ओपन कर देंगे, उस एनिमल को इस पे बार बार घुमाएंगे ताकि उसमें एंग्जाइटी और ऐसे हार्मोन्स एंग्जाइटी के दौरान जो प्रोड्यूस होते हैं वो हो सके. उसके बाद हम अपनी ड्रग देंगे
और ये प्रोसीजर को रिपीट करेंगे और देखेंगे टेस्ट करके कि हमारी ड्रग कितनी इफेक्टिव है कि नहीं. Just read this line. The elevated plus maze test is one of the widely used tests for measuring anxiety-like behavior. So this test is based upon the natural aversion of the mice for open and elevated areas. तो इस maze में बेसिकली हमारे पास ओपन और एलिवेटेड एरियाज होंगे जहां पे हम इस माइस को बार बार मूव करवाएंगे और इसको एंग्जाइटी देने की इस तरह से इसको मूव करवाएंगे. कोई ओपन होगा, कोई किसी को क्लोज करेंगे ताकि इसके अंदर एंग्जाइटी प्रोड्यूस हो सके. So I hope this will give in brief idea about the evaluation. तो हमने एडल्ट्रेशन का कंसेप्ट किया और साथ ही साथ हमने इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी देख लिए. So in the end, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So thank you very much for your patience and listening. See you in the next lecture.